हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में। रीड सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग अपना जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम बात कर रहे हैं हमारा राजस्थान क्लास 6 की जो बुक है उसका 7वां चैप्टर जल संसाधन एवं संरक्षण की। इसी के साथ जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं उन्हीं सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को मेरे एग्ज़ाम व रीड से संबंधित सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथियों से भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़कर अपना अध्ययन की निरंतरता बनाए रखें, अपना अध्ययन कंटिन्यू रखें। तो इसी के साथ अपन बात करते हैं आज का अपना टॉपिक जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान के प्रतंत्र की अपन बात करें तो इसको टोटल 3 भागों में बांटा जाता है, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है तो इनमें हम बात करते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक अफवाह तंत्र में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो पहला है इसमें गंगा, यमुना, चंबल, बनास, काली सिंध व पार्वती। इन नदियों की अपन बात करें तो ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। आपके भारत के मैप में आपने देखा होगा कि दक्षिण साइड में यानी दक्षिण पूर्व साइड में आपका बंगाल की खाड़ी है। अभी आपको मैप के द्वारा मैं बताता हूँ, पहले आप इसको एक बार देख लो। अरब सागर का अफवाह तंत्र यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अपन बात करते हैं तो इसमें है आपका साबरमती, लोनी, माही, पश्चिमी बनास, जवाई, सूखड़ी, बांडी, सागी आदि नदियाँ। ये सब जो नदियाँ हैं ये अरब सागर में प्रवाहित होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद में आगे हम तीसरी अपन बात करें कि आंतरिक अफवाह तंत्र यानी जो अंतः प्रवाह यानी जो भूमि के अंदर से होकर इनका प्रवाह होता है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनमें सबसे जो बड़ी नदी है वो तो है आपका घग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेढा। इन सभी नदियों का जो उद्गम है वो इसका अपन माने तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मानी गई है। कई बार इनमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है कौन सी नहीं है, या अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। देखो आगे अपन बात करते हैं चंबल नदी। इसमें कुछ जो विशेष हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं खास तौर से, तो अपन राजस्थान की जो स्पेशल जो नदियां हैं इनकी ही बात करेंगे। तो इसमें पहले अपन बात करेंगे चंबल नदी की, जिसका उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम माना गया है। दूसरा, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी ये चंबल नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी गई है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष पर बहती है। तो एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है? आपकी चंबल नदी, जिसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से यानी इसके मध्य प्रदेश में जनापा पहाड़ियों से इसका उद्गम माना गया है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके, देखो ये कहाँ से प्रवेश करती है? आपका चित्तौड़गढ़ में कहाँ से? भैंसरोडगढ़ से। भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करके कोटा बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, आपका ये पूर्वी क्षेत्र आ गया। धौलपुर में बहने के बाद में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यानी ये चंबल नदी है जो अपने कितने जिलों से, जैसे चित्तौड़ में प्रवेश किया, उसके बाद में कोटा बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इनके बहने के बाद में इनका जो प्रवेश है वो कौन से स्टेट में हो जाता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। फिर अपन चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इनकी सहायक नदियों में है बनास, बेरच, कोठड़ी, काली सिंध और पार्वती। ये इनकी सहायक नदी हैं। किसकी? चंबल नदी की। फिर इसी के संदर्भ में एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान का औद्योगिक नगर, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे माना गया है? यह है आपका कोटा। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा। इसके बाद में दूसरी अपन नदी की बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से।
यानी जो बनास नदी है इसे वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना गया है। इसका उद्गम राजस्थान जो राजसमंद जिले है, राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम माना गया है। ये एक मौसमी नदी है। दूसरी इसका जो सबसे बड़ा जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे जो बनास नदी से बन रहा है वो आपका ये है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी बनास नदी है। पूर्णतः यानी पूरी तरह से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास नदी। इसकी लंबाई की अपन बात करें तो ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसी के साथ साथ ये टोंक सवाई माधोपुर, इसका बनास नदी का संबंध कौन से दो जिलों से है? तो इसका खास तौर से जो संबंध की बात करें तो टोंक और सवाई माधोपुर और बनास नदी के किनारे ये स्थित है। इनकी बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ये मैनाल, कोठारी, बेरच एवं खारी, ये इसकी बनास नदी की सहायक नदियां बताई गई है। इसी के साथ अपन तीसरी जो नदी है उसकी बात करते हैं। तो तीसरी नदी की बात करें तो ये है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी की बात करते तो ये अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इसका उद्गम हुआ। यानी इसका जो उद्गम की बात करें तो कौन सा जिला? अजमेर जिला। और इसमें दूसरे ऐसे इसमें दूसरा एक और क्वेश्चन बन रहा है कि सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम हुआ है। इसी के साथ ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर इन जिलों में बहने के बाद में कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद में इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो इसमें क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि ये जो लूनी नदी है इसका बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। तो लूनी नदी का जल है कहाँ तक मीठा रहता है? कौन सी जगह तक? बाड़मेर में बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। अब हम लूनी नदी की जो सहायक नदियों की बात करें तो जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी एवं घुइया, ये सब लूनी नदी की सहायक नदियां मानी गई हैं। इसके बाद में अपन बात करें माही नदी की, तो माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से हुआ है। इसी के साथ साथ हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो राजस्थान में इसकी बात करें तो इससे संबंधित जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जो आपके दक्षिणी राजस्थान में है। इसके बाद में ये जो राजस्थान में है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इनकी अपन माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें सोम एवं जाखम नदियां प्रमुख मानी गई है। अपन इसके आगे बात करते हैं बाणगंगा। बाणगंगा के उद्गम की बात करें तो जयपुर जिले के अरावली की बैराट पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम माना गया है। तो जयपुर जिले के अरावली की बैराट पहाड़ी से इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का, कौन सी भूमि का? नम भूमि का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य में उसका जो पानी है वो प्रवाहित होता है और नम भूमि का निर्माण करता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सी? बाणगंगा। और बाणगंगा का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से, बैराट की पहाड़ियों से। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा गया है? तो आपको ध्यान रखना है बाणगंगा। इसी के बाद में आगे अपन बात करें घग्गर, जिसे अंतः प्रवाही नदी, यानी ये घग्गर है, कांतली है, ये सब अंतः प्रवाही नदी है। साबी है, मेढा है, तो ये अंतः प्रवाही नदी आपको पहले बताई थी। तो इसमें घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से घग्गर नदी का उद्गम माना गया है। लेकिन हम इसके राजस्थान के विशेष संदर्भ में बात करते हैं तो ये हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और गंगानगर में भूमिगत यानी लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अंतः प्रवाही नदी। तो इसका जो प्रवेश स्थान हनुमानगढ़ है लेकिन ये गंगानगर में जाकर भूमिगत यानी लुप्त हो जाती है। इसे सरस्वती नदी की सहायक नदी भी माना जाता है, यानी सरस्वती नदी की इसको सहायक माना गया है। बात कर रहे हैं अपन किसकी? घग्गर नदी की। आगे इसी के अपन संदर्भ में बात करें बहुउद्देश्य परियोजना, यानी बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या है? बहुउद्देश्य यानी बहुत से उद्देश्य, यानी बहुत से उद्देश्यों को लेकर जो बनाई गई परियोजनाएं हैं उसको अपन क्या कहेंगे? बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना का देखो इसमें मैंने लिख भी रखा है कि बहुउद्देश्य परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जल विद्युत उत्पादन। पहला जो इसकी प्रायोरिटी की बात करें तो बहुउद्देश्य परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण,
मृदापर्दन को रोकना व साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये सब अपनी जो बहुउद्देश्य परियोजना है इनके मुख्य उद्देश्य हैं। इसी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में एक कथन कहा था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजना के बारे में क्या कहा है या फिर ये कथन किसका है। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देश्य परियोजना है इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यानी आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करते हैं अपन आगे चंबल परियोजना, यानी कि जो कुछ परियोजनाएं हैं तो इसकी बात करते हैं। तो चंबल परियोजना का संबंध कौन से राज्यों से है? तो इनका राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों से चंबल परियोजना का संबंध बताया गया है। चंबल परियोजना पर टोटल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें अपन बात करें तो 1 तो मध्य प्रदेश में है और 3 राजस्थान में है। अब इसमें पहले जो गांधी सागर बांध है वो आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी बात करें तो मंदसौर जिला में ये गांधी सागर बांध बनाया गया है। दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर बांध, ये है आपके चित्तौड़गढ़ में, जो कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में। फिर तीसरा अपन बात करें जवाहर सागर बांध की, तो ये भी आपके कोटा में है, और कोटा बैराज बांध ये भी आपके कोटा में है। तो आपको ये चंबल परियोजना पर कितने बांध बनाए गए हैं? टोटल 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल परियोजना का संबंध कौन से राज्यों से है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपन माही बजाज सागर परियोजना का। माही बजाज सागर परियोजना का संबंध कौन से जिलों से है? तो इनका भी 2 जिलों से संबंध है, वो है आपका राजस्थान प्लस गुजरात। राजस्थान और गुजरात, माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किससे है? राजस्थान और गुजरात। इसी के साथ अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है, यानी आपका जो दक्षिणी राजस्थान है, यानी दक्षिणतम जो जिला है बांसवाड़ा, उसमें माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। तो राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों से इसका संबंध है। फिर आगे अपन बात करते हैं बिसलपुर परियोजना। ये टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर में बिसलपुर गांव है, वहां पर बनास नदी का निर्माण हुआ है, यानी वहां से इसका उद्गम माना गया है। बिसलपुर परियोजना जो कहाँ पर, किस पर बनाई गई है? बनास नदी पर। कहाँ पर है ये? टोंक जिले में। इसकी जो पेयजल आपूर्ति की अपन बात करें तो बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं तो उसमें अपन बात करते हैं तो जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, और इसके नियरेस्ट जो अन्य जो जिले हैं या क्षेत्र हैं उनको सब को बिसलपुर परियोजना से पानी मिलता है। तो इससे ये जो लाभान्वित जिले थे। इसके आगे के संदर्भ में अपन बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी 4 राज्यों से माना गया है। कितने? 4 राज्यों से। इसमें पहला आपका कौन सा है? गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान। फिर आगे अपन बात करते हैं गुजरात में नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। किसका? सरदार सरोवर परियोजना का। बाड़मेर जालोर में सिंचाई, यानी इससे लाभान्वित जो जिले हैं वो कौन से हैं? बाड़मेर और जालोर। इसी के साथ आगे अपन बात करें जवाई परियोजना। जवाई परियोजना किस पर बनाई गई है? जवाई नदी पर बनाई गई है। जवाई नदी कहाँ पर है? पाली। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी वीडियो जो आप ये वीडियो है आप इसे लास्ट तक देखिए, तब भी कोई चीज़ समझ में आती है। आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं रहता है। तो जवाई परियोजना का संबंध पाली जिले से है। ये कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर। तो आपको पाली जिला याद रखना है। सोम कमला अम्बा परियोजना, यानी सोम कमला अम्बा परियोजना है, वो किस नदी पर बनाई गई है? सोम नदी पर। और सोम नदी पर बनाई गई तो ये कौन से जिले से संबंधित है? ये है आपके डूंगरपुर से। इसके बाद में अपन बात करें जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जाखम नदी पर बनाई गई है। इससे संबंधित जो जिले की बात करें तो ये प्रतापगढ़। फिर आगे है मानसी-वाकल परियोजना। मानसी-वाकल परियोजना तो इसका संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर से। इसके बाद में अपन बात करें जयसमंद झील, यानी अपन झीलों की बात कर रहे हैं अपन, तो ये मेवाड़ के महाराणा जयसिंह थे, उसके द्वारा 1687 से 91 तक गोमती नदी पर इसका निर्माण किया गया। यानी जयसमंद झील का जो निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया? जयसिंह, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह द्वारा। कब? 1687 से 91। किस नदी पर? गोमती नदी पर। तो इसी के संदर्भ में अपन बात करें तो जयसमंद झील का एक बार क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आप ध्यान रखिएगा कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है आपकी? तो जयसमंद झील। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील। तो इसे आप ध्यान रखने का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। जो धार्मिक महत्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, यानी धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झीलों में अपन बात करें तो कौन सी है? पुष्कर झील, जिसका संबंध अजमेर से है। और आना सागर झील का संबंध भी कौन से किससे है? अजमेर से। आगे बात करते हैं नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। इसकी अपन बात करें तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है आपकी नक्की झील। तो इसे आप ध्यान रखना, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। इसको देखो, पहले पौराणिक जिनके महाकाव्य में कवियों में इसका वर्णन है कि ये देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदी गई थी। इसी के हिसाब से इसकी खुदाई जो देवताओं के नाखूनों के द्वारा की गई और इसी के कारण इसका नाम नक्की झील पड़ा। इसके अपना आगे बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील का संबंध कौन किससे है? राजसमंद से। और इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, यानी नौ चौकी का संबंध कौन सी झील से है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी? राजसमंद झील। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं बालसमंद, कोयलाना और उमेद सागर। यानी बालसमंद झील और कोयलाना झील, उमेद सागर झील कौन से जिले में है? जोधपुर। घड़ीसर, जैसलमेर। गेप सागर कहाँ है? डूंगरपुर। कोलायत कहाँ है? बीकानेर। सिलीसेट कहाँ है? अलवर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे अपन थोड़ी सी और बात करते हैं इसी से संबंधित बात करें तो इसमें पहले तो बात है कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। वो तो सब मीठे पानी की झीलें थी। अब खारे पानी की झीलों की अपन बात करें तो पहली है सांबर झील। सांबर झील का संबंध कौन से जिलों से है? तो खास तौर से अपन जयपुर से ही मानते हैं, लेकिन जो सांबर झील का जो संबंध है वो जयपुर, अजमेर व नागौर के मध्य सांबर झील का जो संबंध है, यानी जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों का इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध सांबर झील से 3 जिलों का संबंध है, वो है आपके हैं जयपुर, अजमेर और नागौर। इसी के बाद दूसरी अपन बात करें तो पचबदरा। पचबदरा कहाँ है? बाड़मेर में। डीडवाना नागौर में। लूणकरसन बीकानेर में। इसी के साथ अपन बात करें पोखरण जैसलमेर में। फलोदी जोधपुर में। ये सब खारे पानी की झीलें हैं। आपको ये ध्यान रखना खारे पानी की झील कौन कौन सी हैं। इसमें कई बार ऐसे बोल देते हैं खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है, इसमें एक मीठे पानी की झील दे दी, तो आपको इनके नाम ध्यान रखना है। इससे संबंधित जो भी जिले हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इसमें बन रहा है, देखो वो है, पहले देखो क्या है? टांका, यानी टांका किसे कहते हैं? टांका, ये इनमें 3 में क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा और इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। पहला है टांका। टांका क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में, यानी बात करें अपन राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाएगी कुएनुमा संरचना। यानी जल संरक्षण, बारिश का पानी आ गया उसके लिए अपने घर में ही एक कुएनुमा एक संरचना, एक कुएनुमा एक गड्ढा बना देते हैं, उसमें जो भी पानी एकत्रित हो जाता है उसे अपन बोलते हैं क्या? टांका। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, टांका किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई कुएनुमा संरचना। फिर बात करते हैं दूसरा खड़ीन। खड़ीन क्या है? सब जल संरक्षण की विधियां हैं लेकिन इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपकी बात करते हैं खड़ीन की, तो खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना, यानी कृषि के लिए जल संरक्षण के लिए अपने जैसे जोहड़ा बोल देते हैं उसको, उस टाइप का सही ये बनता है इसमें खड़ीन। तो यह है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए अपन जल संरक्षण यानी जल को अपन संरक्षित कर लेते हैं और फिर इसका यूज किस में करते हैं? कृषि कार्यों में करते हैं, कृषि के लिए इसका यूज करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? खड़ीन। फिर इसके आगे अपना आगे जोहड़, वर्षा का जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाए गई जो संरचना है वो क्या है? आपका जोहड़, यानी वर्षा जल को अपन रोक देते हैं, एक जगह से इसका जो भी है निकास निकाल देते हैं, फिर वो एक जगह बड़े एक जो गड्ढा होता है उसमें एकत्रित हो जाता है, उसको बहुत बड़ी जगह होती है ये, तो उसमें वो उसको बोलते हैं अपन जोहड़। तो टांका, खड़ीन और जोहड़, इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आज अपने जो राजस्थान के जल संरक्षण के बारे में बात की, रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका 7वां चैप्टर था। और अपन ये जो राजस्थान से संबंधित जो भी एग्जाम्स है, जो RAS है, रीट है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, वनपाल है, इस सभी के लिए ये जब जो तथ्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सभी से मैं उम्मीद करता हूँ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको जैसे वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।